हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चंस रखे जो कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। कोई भी साथी क्लास को बीच में स्किप करके नहीं जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं चैनल पर, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, या फिर पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना। तो आप सभी को अब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हम बस सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं क्लियर करेंगे क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ। आप लोगों को भी पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है वो सर पे आ चुका है, टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ठीक है, थ्योरी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। तो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और इसी के साथ एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। ये बन जाएगा कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। देखिए, अगर आपको एक ईवीएस का अगर स्टूडेंट है, अगर आप उसके सीखने का आकलन करना चाहते हैं तो आप बच्चे से क्या बोलिए कि जो आपकी नोटबुक है उस पर आप जो है वो भारत के मानचित्र के जितने भी कोस्टल एरिया के जो वहाँ पे स्टेट हैं उन सभी को अपनी नोटबुक में लिखो। तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर जितने भी उसके कोस्टल एरियाज में जो आपके स्टेट पड़ते हैं उन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। इससे आप जो है वो बच्चों का आकलन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। विकल्प दे रखे हैं गतिविधि आधारित शिक्षा, रटकर सीखना, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, या फिर सीखने के लिए स्कूल और समुदाय की भागीदारी। अब सभी साथियों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये सभी आपका जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था उन सभी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेने, क्योंकि इस बार जो है हो सकता है वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षा, बिल्कुल ये बात एकदम सही दे रखी है। बी कह रहा है कि रटकर सीखना, आप सभी को पता है रटकर कभी भी बच्चे को कोई चीज़ नहीं सिखानी है। सी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाठ्यपुस्तक के अलावा उसके बाहरी परिवेश से भी जोड़कर चीज़ों को सिखाना है। डी कह रहा है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। बिल्कुल, अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो स्कूल के साथ साथ जो बच्चे का समुदाय है, उसकी फैमिली है, उन सभी को लेकर के साथ में चलना है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा हमारा, ए और डी। तो देखिए, इसमें पहले में नहीं दे रखा है, दूसरे में दे रखा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये दूसरा वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछ रखा है। देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, या फिर बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। अब सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसमें बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। बी कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है। सी कह रहा है कि बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा ए, बी और सी वाला। ठीक है, डी में देखिए निश्चित प्राप्तकर्ता के रूप में उन्हें व्यवहार कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ए, बी और सी। कहाँ पर दे रखा है, ये पहले विकल्प में दे रखा है, तो हमारा आंसर बनेगा पहला वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको यहाँ पर सही कथन चूज करना है। एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, देखिए अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं जब, तो वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए होंगे उन सभी को बहुत ही आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ना, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो उनके विकल्प दिए होंगे उन्हें भी देख करके आंसर टिक करना होगा, है ना। तो आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है वो हमारा CVT मोड में होता है, तो अब जो है वो ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। टाइम टेकिंग है हालांकि, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, है ना। तो इसलिए अब जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करना, तो यहाँ पर केवल वाली बात गलत होगी, आप सभी को पता है। बी कह रहा है कि EVS पाठ्य पुस्तक के ही सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है, एकमात्र बिल्कुल संसाधन नहीं है। सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बिल्कुल एकीकृत करने वाली बात जो है वो एकदम सही है, यानी कि आंसर हमारा सी वाला एकदम सही दिख रहा है। डी कह रहा है कि यह शिक्षण आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह शिक्षण आधारित नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा और हमें सही ही देखना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए चुनौती है किस चीज की। कह रहा है कि रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, सम्मित आधारित सीखने का स्तर। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी साथी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो है वो और भी बच्चे आपके साथ जुड़े, हैं ना। तो देखिए यहाँ पर चुनौती की बात पूछी गई है ना, तो चुनौती के हिसाब से हमारा रटकर सीखना जो है वो सबसे गलत होता है पर्यावरण में, ठीक है। चीज़ों को रट करके कभी भी नहीं सिखाना है बच्चे को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए EVS कक्षा में अधिकतम क्या चीज़ होनी चाहिए। विकल्प दे रखे हैं, वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ या फिर तथ्य और सूचनाएं। अब सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि EVS की जो क्लास होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मायने रखती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वाद विवाद का प्रावधान, बिल्कुल बच्चों से ही करवाना चाहिए। बी कह रहा है कि अनुभवात्मक सीखना, बिल्कुल ये बात भी सही है यहाँ पर। सी कह रहा है कि कहानियाँ, बिल्कुल अगर यहाँ पे किससे भी दिया होता तो वो भी सही होता। डी कह रहा है कि तथ्य और सूचनाएं। आप सभी को पता है कि बच्चों को कभी भी तथ्य आधारित कोई चीज़ें हो या फिर उन्हें डायरेक्ट कोई सूचना देनी हो तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निगेटिव मानी जाती है ना। तो जहाँ पर भी आपका तथ्य या सूचनाएं दिया हो ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को आप कभी भी अपना आंसर मत टिक करिए। अगर आपसे नहीं पूछता है तब तो फिर आपका आंसर बनेगा, लेकिन आपसे नहीं पूछता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए आप चीज़ों को, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4th वाला, यानी कि हमारा A, B और C जो तीनों विकल्प हैं एकदम सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्यचर्या में उप विषय है, यानी कि उप थीम आपसे पूछ रखी है, ठीक है ना। विकल्प क्या दे रखे हैं, परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे या फिर यात्रा। आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा, यानी कि जो पौधे हैं ये उप थीम के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है किस तरह से। विकल्प क्या दिए हैं इसमें कि EVS सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा या फिर विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। अब सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि EVS सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। बी कह रहा है कि वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, बिल्कुल ये भी होगा आपका आंसर। सी कह रहा है कि प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल प्रयोग के द्वारा भी सीखा जा सकता है। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का मौखिक मूल्यांकन करके। तो देखिए अगर विद्यार्थी किसी चीज़ का अगर आंसर दे रहा है तो आप उसका मौखिक मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही हमारा जो है वो डी वाला गलत हो जाएगा। बाकी के आपके सही दे रखे हैं, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, दूसरा वाला बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कुडुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। विकल्प दे रखे हैं झारखंड, उड़ीसा,
केरल या फिर कर्नाटका? आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा झारखंड। ठीक है, जो कुडुख होती है वो वहाँ के झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है, ये लोग वहाँ की भाषा को बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, वो यातायात के लिए प्रयोग करते हैं। इसी के साथ और किसका प्रयोग करते हैं, वल्लभ नाव का भी प्रयोग किया जाता है, सामान को इधर से उधर लाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, और बच्चे स्कूल आने जाने के लिए भी करते हैं। और अगर हम बात करते हैं केरल में, तो केरल में ही आपका जो है वो सर्वाधिक नारियल के पेड़ वगैरह भी देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको केरल के बारे में याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है। कह रहा है कि ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, क्या ऐसी बात है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, ये बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, बिल्कुल भी नहीं। सी कह रहा है कि उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, है ना। डी कह रहा है कि ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो देखिए यहाँ पर एकदम इन तीनों का जो मिक्सचर है वो सब एक ही विकल्प में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये डी वाला बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं, किस लिए? यदि प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है तब, या फिर शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, या फिर जो मुद्दे होते हैं उनके इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं तब, या फिर पाठ्य पुस्तक के संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो अब सभी लोगों को जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो है वो आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो देखिए इसमें किसकी बात हो रही थी, जो आपका फूड है उसका जो थीम है उसके अंतर्गत सार्थक और प्रामाणिक चीज़ें क्या मानी गई हैं। तो ये माना गया आपके जो भी मुद्दे होते हैं भोजन के, उनके आसपास के जो समूह कार्य होते हैं या फिर जो उनमें चर्चाएं आयोजित की जाती हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये सी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। अब आप सभी लोगों को बताना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को पता है कि आपके ईवीएस में जो है वो 15 फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 15 पेडागोजी के आते हैं, और उसमें से पेडागोजी भी आपकी कभी कभी इतनी हलवा दे देता है कि नहीं कुछ तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं ना। देखिए ये आपका ऑनलाइन मोड में ही ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिए कितना सरल क्वेश्चन है ना। तो इसी तरह से जो है वो कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए जिन लोगों को भी डर लग रहा है पेपर से कि सीटेट का पेपर बहुत टफ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कंपटीशन है उतना, लेकिन आपको उतना नहीं सोचना है ना। तो अब जल्दी से इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें ट्विटर होगा नहीं, को ऐप भी नहीं होगा, ना ही फेसबुक होगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी वाला बनेगा ना, कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करके जो है वो आप ईवीएस को सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है क्या। कह रहा है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, या फिर सीखने के रूप में आकलन, या फिर औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। अब सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, सीखने में सुधार। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सीखने के लिए आकलन। जब हम किसी चीज में सुधार करते हैं तो हम उसमें सीखने के लिए आकलन करते हैं ना, तो आंसर हमारा बनेगा ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो आपकी पश्मीना शॉल होती है इसको बनाने में कितना समय लगता है। 260 घंटे, 267 घंटे, 250 घंटे, या फिर 243 घंटे। अब इसका आंसर करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 250 घंटे। यानी कि जो आपकी पश्मीना शॉल होती है इसको बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। मनुष्य का एक बाल और आपके बकरी के 6 बाल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय, यानी कि मधुमक्खी पालन जो है वो कब से कब तक किया जाता है।
विकल्प दे रखे हैं अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से अगस्त या फिर सितंबर से दिसंबर। अब सभी लोगों को आंसर करना है जल्दी से। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा। जो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है ये हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर का। इसी महीने में जो है वो आपके लीची के फूल खिलते हैं, तो इसी टाइम पे जो मधुमक्खियां होती हैं वो रस को चूस चूस के इकट्ठा कर लेती है ना। तो जो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होगा वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक। इसी के साथ जो आपका मधुमक्खी पालन है ये किया कहाँ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आपकी एक मधुबनी पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस चित्रकारी है, आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। तो ये पेंटिंग भी जो है वो आपसे अच्छे से पूछी जाती है, कई शिफ्टों में पूछी गई है आपके ऑनलाइन पेपर में, है ना। तो ये भी इसलिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आज यहाँ पे ये हमारा ईवीएस का पोर्शन खत्म होता है और अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके भी आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसी के साथ जो है वो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी साथी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिगम के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है। किसको ध्यान में रखता है? विकल्प दे रखे हैं छात्रों की अधिगम शैली, छात्रों की क्षमता, छात्रों की गलतियां या फिर बच्चों की जरूरतें। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, ध्यान में रखने की। तो हमें किस चीज को ध्यान में रखना है जब आपका अधिगम के टाइम पे मूल्यांकन करना हो, तो ये ध्यान रखना है जो भी बच्चे ने गलतियां की हैं उन चीजों को हमें ध्यान में रख करके चलना है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का समर्थन किया है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी अवधारणा को सपोर्ट किया हुआ है। विकल्प दे रखे बीएफ स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर जॉन ड्यूवी या फिर अरस्तु। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है वो और भी लोग आपके साथ जुड़े, हैं ना। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कभी भी क्लास नहीं शेयर करते हैं। तो देखिए जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसकी जो अवधारणा का समर्थन किया था वो किया था आपके जॉन ड्यूवी ने, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये सी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई बच्चा 100 को वॉस पढ़ता है या फिर ऑन को नो पढ़ लेता है, इसके बीच में वो अंतर करने में असमर्थ है, तो यह अधिगम का कौन सा विकार है, आपको ये बताना है। कह रहा है कि अव्यवस्थित शब्द उसके अंदर की कमी हो चुकी है, या फिर डिसलेक्सिया से पीड़ित है, वो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है, या फिर डिसमॉर्फिया से पीड़ित है। अब आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है, जो 100 है उसको वॉस पढ़ रहा है, यानी कि उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है पढ़ने में। तो जो आपका पढ़ने से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो सभी डिसलेक्सिया से संबंधित होती हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसका बी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट चिंतन से संबंधित है। विकल्प दे रखे स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर सतत चिंतन। अब आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विशिष्ट चिंतन से जो संबंधित है वो है आपका अपसारी चिंतन, मतलब कि जो विकल्प सी है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो अपसारी चिंतन जो है ये विशिष्ट चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के प्रत्यय एवं त्रुटि नियम का आविष्कार किसने किया था। सिंपल सी बात ये पूछ रखी है आपसे कि जो अधिगम का प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है ना। तो विकल्प यहाँ पे क्या दे रखे हैं, अल्बर्ट बैंडूरा, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर लेव वाइगोत्स्की। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। वो किस अवस्था में करता है। पहली चीज तो ये जानते हैं कि देखिए जो आपका परिवार होता है वो आपका अनौपचारिक होता है, यानी कि प्राइमरी पे काम करता है आपका। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल आपका जो होता है वो सेकेंडरी माना जाता है, जो कि
औपचारिक संस्थानों के अंतर्गत आता है ना। तो इसी के साथ अब आपको बताना है कि वो किस अवस्था में करता है ऐसा। विकल्प दे रखे हैं शैशवावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर पारंपरिक बाल्यावस्था। अब आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा डी वाला, यानी कि पारंपरिक बाल्यावस्था। अब बात करते हैं इसकी एज क्या होती है। तो इसकी एज जो होती है वो 2 से लेकर के 6 वर्ष मानी जाती है, ठीक है, जिसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे टॉय एज भी कहा जाता है। आप लोगों को पता भी होगा, टॉय एज जो है वो इसे ही कहा जाता है, ठीक, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या होता है। कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। कहीं ना कहीं तो ये बात देखिए एकदम सही दे रखी है, वो भी बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग। बी कह रहा है कि आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणी में बांटने के लिए करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी बच्चों को बांट करके, यानी कि उन्हें कभी पार्टीशन में नहीं करना है कि तुम अलग बैठो और तुम अलग बैठो, है ना। तो ये बात जो है वो गलत दे रखी है यहाँ पे। सी कह रहा है कि एक कठोर, निगेटिव वर्ड आ गया है, एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करना, ये भी बिल्कुल गलत दे रखा है यहाँ पर। डी कह रहा है कि निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। तो बच्चा तो कभी अंधवत अनुसरण करता ही नहीं है कि मतलब चीजों को ऊपर ही ऊपर देख लिया आंखें बंद करके, ऐसा तो है नहीं ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये ए वाला बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। भाषा का संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रखा है आपसे, सही कथन पूछ रखा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें कि भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। क्या ऐसी बात है कि आपका भाषा जो है वो आपके मानसिक विकास से कोई संबंधित नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रखा है, लेकिन आपसे जो आपकी भाषा और संज्ञानात्मक विकास है, इनकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बी कह रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा तो कभी नहीं उत्पन्न करती है, बल्कि उसे वो सहायता देती है। सी कह रहा है कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्वतंत्र प्रक्रियाएं नहीं है, ना ही भाषा और ना ही आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। डी कह रहा है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, यानी कि यही हमारा आंसर बन जाएगा। भाषा की जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी की, प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की, या फिर केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की। अब आपको इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जो है वो आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जो है वो अच्छी तरीके से जारी रखें, है ना। अब आप सभी को पता भी है कि अब आपकी एक वैकेंसी भी आ चुकी है जो कि KVS की, तो उसके लिए भी अब आपको प्रिपेयर होना है ना। तो अब आप लोगों को एकदम तैयार हो जाना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। कह रहा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की, केवल वाली बात तो गलत हो जाती है। बी कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की, बिल्कुल ये बात तो एकदम सही दे रखी है। सी कह रहा है केवल प्रतिभावान, गलत है, नेगेटिव वर्ड है हमारा। केवल दिव्यांग विद्यार्थी, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। विकल्प दे रखे हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्ति पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। यहाँ पर मूर्त हो जाएगा ना, मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री के याद करने पर जोर दें, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने का अवसर प्रदान करें। यहाँ पर होगा व्यवहार, व्यवहार अनुकूल के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। अब इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है एक तरह से।
कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। आप सभी को पता है कि पुरस्कार देना निगेटिव माना गया है ना, तो ये हमारा आंसर बनेगा नहीं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक को याद करने पर जोर दें। आप सभी को पता है कि पाठ्यपुस्तक की जितनी भी सामग्री होती है उसे कभी भी याद रखने पे बच्चे को फोर्स नहीं करना है। सी कह रहा है कि अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल ये बात एकदम सही दे रखी है। डी कह रहा है कि व्यवहार अनुकूल के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये सी वाला बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच में डैश पैदा कर सकता है। वो क्या चीज पैदा कर सकता है? विकल्प दे रखा है नवाचार की इच्छा, महारत के लिए सराहना, सीखने की अभिप्रेरणा या फिर अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला, यानी कि अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, शीर्षगामी में सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी मतलब सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं, नैतिक विकास पर, गामक विकास पर या फिर भाषा विकास पर। डी कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास पर। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से कि आपका जो शीर्षगामी में सिद्धांत है वो किस क्षेत्र पर लागू किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा बी वाला। अब देखिए जो आपका सिफेलोकॉर्डल होता है तो ये जो आपका निर्भर करता है ये मोटर पे, यानी कि जो आपके जितने भी मोटर स्किल्स होते हैं उन सभी पर काम करता है। ठीक है, ये चलता कैसे है तो आप सभी को पता होगा, ये टॉप टू डाउन चलता है। कैसे चलता है, टॉप टू डाउन चलता है। इसी के साथ कैसे चलता है, ये हेड टू टो भी चलता है, आप सभी को पता होगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि जो आपका सिफेलोकॉर्डल होता है यानी कि सर से लेकर के पैर की ओर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? विकल्प दे रखे हैं दूरस्थ पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। डी कह रहा है कि उत्तर पारंपरिक चरण। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, कह रहा है कि नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, तो यह आ जाएगा आपका पारंपरिक चरण में, है ना। इसका आंसर बन जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही दर्शाता है? सही पूछ रखा है, वो भी लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है यानी कि क्रम से नहीं चलती है जिसके 4 चरण है, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है या फिर अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर करिएगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, लेव वाइगोत्स्की। आप सभी को पता है कि जो आपके मनोवैज्ञानिक यानी कि लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग भी हमें देखना था। कह रहा है कि अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सीखना बल्कि क्रम से चलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम एक अंतर्मन की प्रक्रिया है यानी कि अंदर की प्रक्रिया है सीखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी कह रहा है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा अगर कुछ भी सीखता है तो वो अपने समाज से भी कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेता है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका डी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सीडीपी का, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? विकल्प क्या दे रखे हैं, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक या फिर स्थानिक। तो देखिए जो आपकी ध्वनि होती है, लय होती है, इन शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना के जो बुद्धि के मूल होते हैं वो होते हैं भाषिक, है ना। तो आंसर इसका क्या बनेगा हमारा, ए वाला बन जाएगा। ध्वनि लय जो होती हैं आपकी ये अंतर्वैयक्तिक भी नहीं होती हैं, ना ही अंतरावैयक्तिक होती है और ना ही कोई स्थानिक होती है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसका, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषिक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।